अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन वज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज। नाज़रीन, अब से कुछ रोज पहले जब हमने ये इतला सुनी कि जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तरनौल के मकाम पर इस्लामाबाद में होना था उसको मुलतवी कर दिया गया है, तो इसको मुख्तलिफ हलकों से वेलकम किया गया। और उसके पीछे वजह यह थी कि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज जारी था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी उस दिन यह जलसा था। आप इसे जलसा कह लीजिए, एहतजाज कह लीजिए, लेकिन उस पर भी शकूक व शुबहात थे। और शकूक व शुबहात इस बात कर थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो माजी रहा है, और 9 मई का खास तौर पर अगर उसके तनाजुर में बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सिर्फ जलसा नहीं, ये एहतजाज हो जाना था। और एहतजाज अगर होता तो उसमें फिर इंतशारी भी शामिल हो सकते थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो खुद भी उन पर गुज़श्ता साल 9 मई के बाद से लेकर अब तक इल्जामात उनके सियासी मुखालफिन की तरफ से लगाए जाते रहे और उनको इंतशारी कहा जाता रहा है। बहरहाल उस जलसे के मुलतवी होने को वेलकम किया गया और फिर उसके बाद बहुत से सवालात उठे। सवालात में सर फहरिस्त सवाल यह था कि आजम स्वाति साहब या कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा या वकील अगर बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की कोशिश करता है तो उस पर यही बताया जाता है कि बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इतने आराम से मुलाकात हो नहीं पाती है। और अगर मुलाकात होती भी है तो वो बड़ी महदूद मुलाकात होती है या उसमें एक अलहदगी वाला एलिमेंट नहीं होता है, लोगों की मौजूदगी में मुलाकात होती है। तो उस दिन सुबह सवेरे आजम स्वाति साहब की जब मुलाकात हुई तो उसके बाद ये पूछा गया कि आजम स्वाति साहब की मुलाकात किसने करवा दी, और वो भी सुबह 7:30 बजे। फिर उसके बाद कुछ हलकों से ये तफसीलात आ रही थी कि शायद बानी पीटीआई की सहूलतकारी की गई है। और फिर यह भी कहा गया कि रात को देर से, यानी कि इस मुलाकात से पहले जो रात थी तब बानी पीटीआई की बात करवाई गई थी आजम स्वाति साहब से और उनको ऑप्शन दिया गया था कि आप किससे बात या किससे मुलाकात करना चाहते हैं। जो तो दिए गए नाम थे उनमें से आजम स्वाति साहब का इंतखाब किया गया था और आजम स्वाति साहब फिर सुबह सवेरे बैरिस्टर गौहर को, जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, गो के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो भी पार्टीज की फहरिस्त जारी की उसमें पीटीआई के चेयरमैन का जो खाना है उसे खाली छोड़ा गया है। तो बैरिस्टर गौहर साहब के साथ वहां पर पहुंचे, मुलाकात हुई और फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको एक्सेप्ट किया गया है। बल्कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का भी ये कहना है कि पीटीआई ने जलसा मनसूख करने की पेशकश की, इसलिए बानी पीटीआई से मुलाकात की सहूलतकारी की गई। अब ये जो जलसा मुलतवी हुआ है और 8 सितंबर का कहा जा रहा है कि अब ये 8 सितंबर को होगा, तो क्या 8 सितंबर को भी ये जलसा होगा या तब भी इसमें प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी जाएंगी पीटीआई के लिए और जलसा मुलतवी हो जाएगा, मनसूख हो जाएगा? क्योंकि लाहौर के जलसे को भी लेकर यही कहा जा रहा है कि जी वो भी जलसा मुलतवी कर दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले भी जब इस्लामाबाद में या पंजाब में कहीं पे भी जलसे के लिए रिक्वेस्ट करती है एडमिनिस्ट्रेशन से तो उस रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया जाता है। या अगर कहीं पे कोई रैली भी निकाले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली पर भी धावा बोला जाता है और रुकावटें खड़ी की जाती हैं। और ये सब वही 9 मई के तनाजुर में है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कानून साजी की बात बहुत ज्यादा हो रही है, उसका चर्चा, और यही कि जी जो जजेस की मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी कर दी जाएगी, या अगर तोसी नहीं की जाती तो फिर कानून साजी ऐसी की जाएगी कि जी जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बल्कि 5 जजेस में से फैसला होगा कि कौन जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ, चीफ जस्टिस बनेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। जैसा कि अभी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इंतखाब हुआ, क्योंकि इससे पहले तो यही होता था कि जो सीनियर मोस्ट जज होते थे वही चीफ जस्टिस बन जाते थे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों या किसी भी हाई कोर्ट के हों। लेकिन लाहौर में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का जो इंतखाब हुआ, जो उनका ऐलान हुआ उनके बतौर चीफ जस्टिस का, वो भी सीनियोरिटी से हट कर था। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करने से पहले हमें लेना है मुख्तसर वक्फा, मुलाकात होगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन किया है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने। आमिर साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब ने। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले नदीम कुरैशी साहब आपकी तरफ आते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये आपके जलसों की कुल कहानी है। आपके जो सपोर्टर्स हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, आप उनको इसी तरीके से तारीखों पे तारीखें देते रहेंगे या जलसा करने में कामयाब भी होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, आपको भी और सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान मूसा खेल में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले उन शोहदा को, उन पाकिस्तानियों को
खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करता हूँ जिनको नाहक जुल्म और जबर के जरिए शहीद किया गया। और मैं दुआगो हूँ कि आप पाकिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान के अमन के दुश्मनों को हर महाज पर शिकस्त हो और पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के इदारे अपनी तवज्जो सही मानों में पाकिस्तान के दुश्मनों पर रखकर इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए। लेकिन आपसे कोई चीज पोशीदा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में आपने देखा हर वो हड़पा इस्तेमाल किया गया, रियासती मशीनरी का ऐसा भूंडा इस्तेमाल माजी में कभी भी नहीं हुआ। पहले होता रहा और पॉलिटिकल पार्टीज को, पीपल्स पार्टी को, PMLN को मुख्तलिफ अखबार में मुश्किलात का सामना रहा। इस जैसे वाकयात जो इस बार देखे गए उसको कभी माजी में नहीं देखे जा सके। जुज़वी नहीं, कुल्ली तौर पर प्लान ये था कि इस जमात को इंतखाबात से बाहर किया जाए। इसके बावजूद लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में, इंतखाबी तारीख में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट का हक इस्तेमाल किया और फिर नताइज को बदलने का, फॉर्म 45 से फॉर्म 47 का, और एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने इस पूरे निजाम की जड़ें हिला दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस तमाम बयानिए को जो हमारे खिलाफ बनाने की कोशिश की गई और बिलखुसूस मौजूदा जो साहिबान इक़्तिदार हैं, जब उन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान की अवाम में वो ऑलमोस्ट पजीराई हो चुके हैं। अगर एक फेडरल मिनिस्टर अपनी पार्टी के सरबराह की जीत के हवाले से पूरे एतमाद से बात नहीं कर सकता और एक प्रोविंशियल मिनिस्टर अपनी चीफ मिनिस्टर की सीट जीतने के हवाले से कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकता, तो बाकी बातें तो फिर पूरी कौम के सामने आया है। तो तय यही पाया पुराने वक्त की तरफ से कि इस जमात का जब हम सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर बयानिया बनाया जाए, इनको इंतशारी, इनको मुतशद्दिद, इनको एंटी स्टेट, इनको हर वो इल्जाम जो माजी में मुख्तलिफ अदवार में लगते रहे, वो तमाम इल्जाम इकट्ठे होकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाए गए। लेकिन आपने देखा हम गुज़श्ता 22 माह से आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ना सिर्फ अदालतों के सामने पेश है, हमारी क़यादत इमरान खान साहब से लेकर और एक स्ट्रीट का जो हमारा लीडर था, एक पॉलिटिकल वर्कर था, उस तक ने तकलीफें बर्दाश्त की और बर्दाश्त कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और कितने नाम ले, हजारों में लोग, लाखों की तादाद में लोगों के इज्तिमात को रोका गया। लेकिन आज हालात ये बने हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा ये कोशिश की कि इस तासुर को जाहिर किया जाए। और बड़ी हैरानी और मजे की और दिलचस्पी की बात यह है, हुक्मरान वक्त जो बयानियां बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान की अवाम उसको मुस्तरद कर रही है। हुक्मरानों को तो पब्लिक वेलफेयर के कामों पर तवज्जो करनी चाहिए थी। डूबती मईशत के हवाले से जो वादे उन्होंने किए थे कि बिजली के 300 यूनिट फ्री देंगे जी, पेट्रोल का रेट जनाब 100 रुपए करेंगे, डॉलर को 100 रुपए पे लाएंगे, ये तमाम वादे मैं इनके इंतखाबी कैंपेन में सुनता रहा हूँ PML और पीपल्स पार्टी के। आपके सामने हालात है आज हम पाकिस्तानी किस तरह से एजुकेट कर रहे हैं। रह गई तहरीक इंसाफ की बात, तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि हम किसी भी तरह इस तासुर को जो हुकूमत वक्त कायम करना चाहती है और मजीद किसी हादसे के इंतजार में इनको ये मौका ना दे। अगर 22 अगस्त का जलसा मंसूख किया गया तो मैं खुद इस्लामाबाद में उस रोज मौजूद था। आप इस्लामाबाद में मौजूद आपके पास तो बहुत सारे वसाइल हैं सोर्स को इकट्ठा करने के, आप जर्नलिस्ट हैं और आप तो इंफॉर्मेशन का मंबा होते हैं। आप पूछे इस्लामाबाद को किस तरह से लॉकडाउन किया गया था। सर वो तो हर बार होगा सर, वो तो आप जब भी जलसे की कॉल देंगे लॉकडाउन तो होगा, मतलब आपके लिए रुकावटें तो खड़ी की जाएंगी। मोटरवे भी उस दिन बंद थी। जी अली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वहां फोर्सेस खड़ी थी, वहां पुलिस थी, वहां दीगर इदारे खड़े थे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, जाहिर है मैंने, आपने या किसी कॉमन पाकिस्तानी ने जब जलसा अगर हमें जाना है तो वो कंटेनरों को तो सर पे उठाकर साइड पर नहीं कर सकता। वहां फसाद होना था, वहां दंगा होना था, वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होनी थी। और मजे की बात, लोग इस पर ज्यादा डिबेट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अपना जलसा मंसूख कर दिया, तहरीक इंसाफ में बड़ी अंदरूनी खलफशार है, इस पर कोई शख्स बात नहीं कर रहा। भाई आपकी आला तरीन अदालत ने हमें इजाजत दी जलसा करने की, हमें एनओसी दिया गया और जस्ट एक दिन पहले कमिश्नर इस्लामाबाद ने, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया। कोई ये पूछने वाला नहीं है भाई आप अदालतों को जो अपने पांव के नीचे रोंद रहे हैं अदालती फैसलों को,
आप करना क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के ठीक साथ? है, मैं ये चौधरी वक्त है, साहब ये की तरफ, भूल जाएगा। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब की तरफ जाने से पहले सिर्फ ये बता दें, आप 8 सितंबर को जलसा करेंगे या तब भी अगर आपके कोई एनओसी को मंसूख कर दिया गया तो आप कहेंगे जी ठीक है, चूंकि एनओसी मंसूख हो गया है तो हम जलसा नहीं कर रहे हैं? देखिए जी, आने वाले वक्त का तो अल्लाह को पता है। आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान के नौजवानों की अक्सरियत तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है। हम्म। आम पाकिस्तानियों की अगर कोई आवाज है सियासी तौर पे, मजबूत आवाज, तवाना आवाज, वो तहरीक इंसाफ है। हम्म। अगर हमारे साथ इसी तरह से ज्यादती होती रही, अली फिर वो दिन आ जाएगा कि ना एनओसी की परवाह होगी, और फिर पाकिस्तान की आवाम जो है, ये पाकिस्तान सबकी मलकियत है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर, ये 25 करोड़ लोगों की मलकियत है। हम्म। मुझे, अगर मैं हुकूमत में हूँ, कोई हक नहीं है मैं इसको किसी के लिए नो गो एरिया बनाऊं। तहरीक इंसाफ के दौर में बिलावल जरदारी साहब ने भी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी मूवमेंट की, उन्होंने रैलियां की, उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, और फजलुर रहमान साहब ने भी किया, ठीक। मरियम नवाज साहब और हमजा ठीक, शहबाज सबने साहब ने किया। भी किए, सब कुछ पता। ठीक। लेकिन अभी चूंकि हुक्मरानों को अंदाजा है इस बात का कि पब्लिक उनसे किस हद तक मुतनफिर है, आज आप देख लें कि हुक्मरान जो बात करते हैं, लोग उनका एतबार नहीं करते। ठीक है, चौधरी ये नूरुल ऊपर हसन बात तनवीर साहब की तरफ मैं जाऊंगा जी। चौधरी साहब, अभी बोलान ये जो वाकया हुआ, 23 अफराद को बलूचिस्तान में कत्ल कर दिया गया, इस वाकये के होने के बाद यकीनन इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना ही कम है, लेकिन गवर्नमेंट पर तनकीद ये हो रही है कि आपकी गवर्नमेंट का फोकस या सिक्योरिटी का फोकस जो है, और इससे पहले वो वाकया जो कच्चे के डाकुओं का हुआ है उसको भी साथ में मिला लेते हैं। एक कच्चे के डाकू हैं जो हमसे संभल नहीं रहे हैं, वो ऐसी ताकत है कि जिसको हम गिरा नहीं पा रहे हैं, जिसको हम ढेर नहीं कर पा रहे हैं। वो वारदातें करते हैं, शहरियों को लूटते हैं, पुलिस एहलकारों पर हमले करते हैं, जदीद असला उनके पास है। और इस पर तो कई लोगों ने किताबें भी लिखी हैं, और यह तक भी कि जी जो जदीद असला है वो पुलिस में, जिस तरह सिंध में पुलिस के पास क्लैशनकोव बाद में गई थी, इनके पास पहले चली गई थी। और फिर यह वाकया बलूचिस्तान का भी, तो कहा यह जा रहा है कि जी आपका फोकस सारा पीटीआई को क्रश करने पर है, यही वजह है कि ये सिक्योरिटी के इश्यूज देखने को आ रहे हैं। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, और इसमें तमाम हुकूमतें को आप मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। और जब आप मुशर्रफ से शुरू हो जाएं और पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमत को ले लें, मुस्लिम लीग नून ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में, जब ये रद्दुल फसाद जो है ज़रब अज़ब शुरू की और उसमें अच्छे नताए लिए, तो इसमें किसी सूरत में किसी, और फिर पीटीआई की हुकूमत आई, पीटीआई की हुकूमत में भी ये कच्चे के डाकू मौजूद थे, और उसके बाद फिर जो पीडीएम की हुकूमत आई उसमें भी मौजूद थे। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और इसमें मैं आपके साथ भरपूर जो है ना वो आवाज में लाऊंगा कि इसको फिलफौर जो है, और अब बिल्कुल इसको कच्चे के डाकुओं को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहिए, और ये जो न्यू सेंस है इसको खत्म होना चाहिए। और ये इल्जामात की जब बात करते हैं, किसी आप एक को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। ये हमारे सिस्टम में की खराबी की वजह से ये पनप रहे थे और ये जी रहे थे। अब इनको फर्दर जो है आप मौका ना दें। मैं यहां पर जरा आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन चौधरी साहब सिर्फ यहां बता दें, आपने कहा जी सिस्टम तो आपके हाथ में है ना। 2022 में आपकी हुकूमत कायम हुई, 16 में आपकी हुकूमत रही। सिस्टम मेरे हाथ में, मेरा सिस्टम देखिए, आप पार्टी में बैठ के पार्टी के रुकन होते हुए भी अगर आप ये कहें कि हमें ये इसको फिलफौर करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में उसको हमारी नेक नीति के ऊपर आपको शक नहीं होना चाहिए। और हम कहते हैं, अपनी हुकूमत से कह रहे हैं और अपने वजीर दाखिला से कहते हैं कि इसके ऊपर स्ट्रांग जो है ना वो आप नोटिस लें और इसका हल निकालें और इनसे हमारी जान छुड़ाएं। और फिर ये रह गई बात बलूचिस्तान की है, इसकी भी जितनी भी मजम्मत की जाए काम है। देखें, आपका जो दुश्मन है वो मुल्क को मिल्लत का दुश्मन है, वो मेरा और आपका किसी पार्टी का दुश्मन नहीं है। ये जो हमारे एनिमीज हैं वो हमारी कंट्री के एनिमीज हैं, और फिर इनके साथ किसी किस्म की रू रायत तो होनी ही नहीं चाहिए, ना बनती है, ना बननी चाहिए, और ना इंशाल्लाह ताला बनेगी, और ना और इनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन होगा। और फिर ये जो ईरान जा रही हैं, हमारी बसें जा रही हैं, तो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए भी और अपनी मैंने बजाते खुद जनाब नकवी साहब से कहा, वजारत दाखिला को भी कहा
कि ये जो बाहर बसें जाती हैं, ये पुरानी बसें जो हैं, इनके ऊपर फिलफोर पाबंदी लगाई जाए। जो जिनकी रोज पता चलता है जी ब्रेक फेल हो गई, आप पुरानी गाड़ियों को इजाजत जो आप कम से कम आपके फौरन हाथ में ये है, इसके ऊपर तो पाबंदी लगाएं, ताकि जो आपकी बस जो है वो अच्छी बसें जो हैं वो जानी चाहिए। देखें, जो लोग जो है वहां पे ज़ियारत के फ्रीजर के लिए जाते हैं और फिर वो उनकी जिंदगी की वो कोई कदर नहीं है, और हुकूमत वक्त कोई भी हो उसमें ये फौरन एक्शन लेना चाहिए। और हम जो हैं इंशाअल्लाह ताला दिलो जान के साथ अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ और अपनी एजेंसीज के साथ और अपनी हुकूमतों के साथ खड़े हैं। हम इन दुश्मनों के साथ नहीं है, इन दहशतगर्दों के साथ नहीं है जो वारदातें करते हैं, और हम जो है उठ के अपनी हुकूमत के खिलाफ जो है ना वो जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दें। हम ये कहते हैं आप एक्शन लें और अंदरूनी और बैरूनी जो आपके दुश्मन हैं उनको काफिर किरदार तक पहुंचाएं। और हम ये चाहते हैं कि वो लोग जो वारदातें कर रहे हैं ये वही हैं जिनके ऊपर हम इल्जाम लगाते हैं कि इनको इमरान खान की हुकूमत ने वहां से ला के पाकिस्तान में दोबारा अफगानिस्तान से ला के इनको इजाजत दी कहने की। कच्चे के डाकू भी पीटीआई लेकर आई है, और जी कच्चे के डाकू भी पीटीआई लेकर आई है। नहीं, मैं फिलहाल तो इसकी बात कर रहे हैं, आप दोनों में नहीं, मैं तर्जुमानी नहीं। देखिए, एक आपने सवाल है आप इस पर चौधरी साहब आपने एक बात है, मैं आपसे उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, और जब आप मुझे ये कहेंगे, इसका जवाब नहीं देंगे कि 2022 से लेके 16 महीने की हुकूमत आपकी रही है और अभी भी आपकी हुकूमत फरवरी से कायम है, तो फिर जब आप ये बात करेंगे कि जी ये बाहर से अफगानिस्तान से लेकर आए दहशतगर्दों को, वहां से टीटीपी को लेकर आए, तो मेरा जो सवाल है उसका जब आप जवाब नहीं देंगे तो फिर तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना कि ये भी फिर पीटीआई लेकर आई है। दूसरों पर हमारी ब्लेम गेम, पॉलिटिक्स में ब्लेम गेम और दूसरों पर बात डालने से बाज नहीं आते। मैं आपकी मर्जी का जवाब सर, आप जवाब सिर्फ दें, मेरी मर्जी का जवाब देना तो बात की बात है। सर, मैंने तो आपसे ये कहा ही नहीं है कि मेरी मर्जी का जवाब दें। मैंने आपसे कहा है कि मैंने एक सवाल पूछा, मुझे उसका जवाब दें। सर, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा है कि मेरे पूछे गए सवाल का जवाब दें। मैंने सर आपसे ये कहा ही नहीं है कि मेरी मर्जी का, कहीं आपसे मैंने कहा है कि मेरी मर्जी का जवाब दें। मैंने आपसे कहा मेरा सवाल का जवाब दे दें। आप मेरे बात करते हुए को उसको इंटरप्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, आप सवाल करके सर बाकी गेस्ट की तरफ भी जाने ना सर। जब आपसे एक सवाल पूछा है मैंने, बेसिक क्वेश्चन, जब आपसे एक बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछा है सर आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा है सर ऑपोजिशन के हाथ में इख्तियार नहीं होते सर, इख्तियार जो है वो हुकूमत के पास होता है, ऑपोजिशन के पास इख्तियार नहीं होता। तो सर अगर कहीं पर किसी का खुदा न खासा कत्ल हो जाता है तो हुकूमत से पूछा जाएगा ना सर, जिसके हाथ में है सारा कुछ। मुझे ये इस बात का आंसर दें कि जो आपने सवाल किया मैं आपकी मर्जी का जवाब दूंगा, बताएं मुझे। मैंने आपसे कहा ही नहीं है कि आप मेरे कहे हुए सवाल का जवाब मेरी मर्जी का दें। अब अपनी बात, और फिर ये कि हम ये समझते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि इमरान खान इस मुल्क में फितना साज है, उसने पाकिस्तान के हालात खराब किए हैं, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है मुल्क को, और अब भी जो है उसकी पॉलिसी यही है कि पाकिस्तान को इंतशार की तरफ ले जाया जाए। हम कहते हैं अमन कायम किया जाए। हम कहते हैं कि 9 मई के जो मुजरम है उनको सजाएं दी जाए। वो लोग जो है उनको बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं नहीं। अब आप जो जलसों की बात कर रहे हैं, जलसे जो है उसमें क्या करेंगे आप? आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने लॉन्ग मार्च करके देख लिया, आपने 9 मई करके देख लिया, आपने 25 मई जो है 2022 करके देख लिया, आपने हुकूमत पंजाब खत्म करवा के देख ली, आपने हुकूमत केपी खत्म करके देख ली। आपके अंदर इंतशारी टोला है पूरे का पूरा, जो पीटीआई में लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, और आपके सामने है कि लीमा खान का किरदार क्या है, बुशरा बीबी का किरदार क्या है, और ग्रुप्स क्या है, और पाकिस्तान रोज नया बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। जब नया बयानिया नहीं बनता उनका, फिर नई से नई बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपने जो करना था कर लिया, आप आइन और कानून के मुताबिक अपने मुकदमात को फेस करें, और वहां से बरी हो। फिर हम कोई बात नहीं करेंगे जब आप वहां से बरी हो जाएंगे। तब तक कोई प्रेशर जो है जलसा करके कोई प्रेशर डाला जाए। हम चाहते हैं कि इमरान खान और उनके तमाम लोगों का, जिन लोगों ने 9 मई किया है, उनको एक उनके साथ जो है इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करते हुए। अब चौधरी साहब आपने अपनी बात कर ली, तो मैं आपसे अपना वो पहले वाला सवाल दोबारा पूछ लूं सर।
फरमाएं फरमाएं फरमाएं। तर्जुमानी तो नहीं उसको कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे कि मैं आई एम ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इन योर माउथ, में मतलब फीड आपको करने की कोशिश कर रहा हूं। सर खुदा न खास्ता सवाल ही पूछूंगा सर। ये कहें कहें दोबारा। सर सवाल ही क्या पूछो। क्या सवाल? सर सवाल ये है कि आपकी हुकूमत कायम हुई 2022 में, फिर उसके बाद आपने वो टर्म कंप्लीट की, आपकी दोबारा इस साल हुकूमत कायम हुई। कच्चे के डाकुओं का जो इशू है ये अभी का नहीं है, ये बड़ा पुराना चलता चला आ रहा है। तो ऐसी कौन सी ये ताकत है जिसको हम कुचल नहीं पा रहे हैं? आपकी गवर्नमेंट है, आप क्यों नहीं इसको मैनेज कर पा रहे? बिल्कुल देखें, इस वक्त भी आपके सामने है, हुकूमत पंजाब भी और हुकूमत सिंध भी दोनों जो है उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, और हमें ऑपरेशन तक जो है उन नताइज का इंतजार करना पड़ेगा। एक हादसा होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसे कहें जी कि आप सुबह ही उसका रिजल्ट दे दें। रिजल्ट आपके सामने है, वो जो उनका सरगना है वो एक मारा गया है, बाकियों के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया है, और मैं आपके साथ हूं, पूरी कौम के साथ हूं कि इनको फिलफौर इनको क्रश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कच्चे के डाकुओं का नाम लेने वाला कोई ना हो, इनके साथ किसी रायत की जरूरत नहीं है, इनके साथ किसी रहम की जरूरत नहीं है, और इनको जो है इनके साथ वो किया जाए कि आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं इनकी याद रखें। ठीक, बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपकी तरफ आते हुए, अफसोसनाक वाकया है बलूचिस्तान का, 23 अफराद को कत्ल कर दिया गया, और ये इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, पहली मरतबा नहीं हुआ है। क्या इसका तरीकाकार है? क्या आपकी पार्टी, विफाकी हुकूमत और पंजाब की सूबाई हुकूमत और फिर बलूचिस्तान में तो बल्कि आपके अपने चीफ मिनिस्टर हैं, आप मुतमईन हैं विद योर परफॉर्मेंस या विद द परफॉर्मेंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हियर इन पंजाब, जब सिक्योरिटी की हम बात करते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सिक्योरिटी की सूरत हाल से तो कोई भी मुतमईन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक दफा से फिर दहशतगर्दी ने सर उठाया है। मैं आपकी गुफ्तगू जो हो रही थी उसमें आपने एक बात कही, देखिए ये चाहे कच्चे के डाकू हों, चाहे दहशतगर्द हों, तालिबान हो, इनका एक नेक्सस होता है। जब दहशतगर्दी सर उठाती है तो फिर ये सारे फिर एक दूसरे के साथ इनका जो रवाबित होते हैं दोबारा से कायम होते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर रद्दुल फसाद हुआ, ज़रब अज़्ब हुआ, तो पाकिस्तानी फौज ने और उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जहां जहां पे इनके डांडे थे उन्हें खत्म किया, और इनके जो राब्ते थे उन्हें खत्म किया, जिससे दहशतगर्दी खत्म हुई। और ये आप लोगों के सामने है, वगरना जनरल मुशर्रफ के आखिरी दौर में क्या हाल था जब पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला और हमने इसका ऑपरेशन का आगाज किया, जो कि एक मुश्किल बात थी। PMLN ने भी उसे जारी रखा, और हम लोगों ने फिर इस पे नेशनल एक्शन प्लान किया, जिसे बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत ने आके बदल के रख दिया। अब आप कहते हैं, अब ये कच्चे के डाकू हों या दूसरे दहशतगर्द हों, जब इनके रवाफत बहाल हो गए हैं तो मुल्क के अंदर फिर एक दफा दहशतगर्दी ने सर उठा लिया है। जब आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपने मुंह से कहें कि मैं 35,000 फाइटर वापस लेके आया हूं, और इन लोगों ने फिर उन्हें खत्म किया है, तो देखिए दहशतगर्द जो होते हैं कहीं पे मजहब का लिबादा ओढ़ते हैं, कहीं पे वो डाकुओं के रूप में आते हैं, कहीं पे वो गैंग वॉर के जरिए आते हैं। अगर आप कराची जैसे शहर में देखें तो इस तरह ये फिर दोबारा से पाकिस्तान के अंदर जिस दहशतगर्दी को आपकी मुसल्लह अफवाज ने, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने पॉलिटिकल हुकूमतों के जेर साया खत्म किया था, वो तालिबान की हमदर्दी में जिन लोगों ने कहा कि ये हमारे लोग हैं, जो लोग तालिबान के नुमाइंदे थे, जिन्हें तालिबान ने अपना वकील बनाया, और वो आज इस्तेमाल हो रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर फिर ये एक मसला सर उठाया हुआ है। इसलिए मैं कहूं कि हालात बड़े अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा आमिर हसन साहब, कराची में एक बड़ा इशू था गैंग वॉर का, ये लियारी का, और इतना ये संगीन इशू था कि इसकी वजह से रोशनियों का शहर कराची, हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी, उसकी सारी जो तरक्याती थी मामलात थे, जो उसकी खुशहाली थी, वो उससे मुतासिर हो रही थी, लोग बड़े खौफजदा थे, उसको खत्म किया गया है। अब कराची में ये जो लियारी गैंग वॉर वाला इशू है ये सेटल डाउन हो चुका है। क्या उसी तरीके से ये कच्चे के डाकुओं का भी इलाज नहीं किया जा सकता? और सिंध में भी जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी सिंध की, और उस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब थे, उन्होंने भी कोशिशें की थी, कुछ सूरत हाल किसी हद तक बेहतर हुई थी। तो किस तरीके से इसको हम टैकल कर सकते हैं? देखिए, टैकल किया जा रहा है, आपकी बात दुरुस्त है। अगर हमने वहां पे टैकल किया है, गैंग वॉर को जो इतनी थी उसे खत्म किया है, तो ये कच्चे के डाकू भी एक जगह पे कंट्रोल थे, अब ये दोबारा सर उठाया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे थोड़ा सा एजेंसी थोड़ा सा सांस लेती हैं कि शायद मामला ठीक हो गया, तो वो जहाँ उस तरह विजिलेंट ना हो इदारे,
वहां पे फिर ये लोग अपनी बुनियादें बनाते हैं। इस दफा उन्होंने ये कच्चे का इलाका, वो पंजाब हो या सिंध हो, वहां पे इन्होंने सर उठाया है। उस पर ये बिल्कुल हुकूमतें भी और आपकी मुसल्लह अफवाज भी, इंशाल्लाह ये मामला हल होगा। लेकिन इसकी रूट कॉज जो है अली भाई, वो रूट कॉज ये है कि जब हम दहशत गर्दी को कंडेम नहीं करते, हम दहशत गर्दी की सपोर्ट करते हैं, हम दहशत गर्द मुल्क में वापस ला के बसाते हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। आप एक कच्चे के डाकू की तो बात कर रहे हैं, लेकिन असल में जहां से बुनियाद है वो ये प्रोविंस है, जहां क्या वजीर आला भी अपने घर में नहीं जा सकता। उसे पता है, वहां से आपको पता है किससे इजाजत लेके जाता है, उसे उन्हीं के साथ बात करनी पड़ती है, दहशत गर्दों के साथ। और जो हाल है कि वो शाम को अपने, तो ये सारा उधर से फैल गया है। ये जो एक कैंसर है दहशत गर्दी का, उसका जख्म जो है वो वहीं पे है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और उसके बाद सपोर्ट, उसके बाद अदम तामुन, उसके बाद हिमायत, उसके बाद चाहना कि मुल्क के अंदर अमन व अमान ना हो। ये दांडे जहां पे मिलते हैं आप उसे देखिए, इस पे किसी पे इल्जाम तराशी नहीं है। ये तो मैंने आपके सामने हकीकत की बात रखी है कि किस वजीर आजम ने कहा कि मैं 35,000 फाइटर वापस ले आया। 2016 में तो आप भी मुतमईन नहीं थे नेक्शन एक्शन प्लान से, उस पर अमल दरामद जो हो रहा था। ठीक है, उस पर देखिए, इस पे तो इत्मीनान का इजहार करना या ना करना वो अलहदा बात है, इसे बेहतर होना चाहिए। लेकिन जो बात PMLN पे हम गैर मुतमईन थे कि इस पे नेशनल एक्शन प्लान पे इतना अमल नहीं हो रहा, लेकिन जिसने नेशनल एक्शन प्लान के अगेंस्ट आके काम शुरू कर दिया, जिसने दहशत गर्दों को छोड़ दिया, जिसने आपकी अफगान पॉलिसी को इसके साथ मिलकर दोबारा बदल दिया फैज हमीद के साथ, और पाकिस्तान को दोबारा जो हमने इतनी जाने दे के उस मसले को हल किया था, वो मसला तो खड़ा हो गया ना दोबारा से। आपकी वो इतना आया, आपकी जाने देना, आपकी हुकूमतों की कमिटमेंट, वो तो नुकसान उठाया ना। तो मैं समझता हूं कि अब तो हमें आगे बढ़ना था नेशनल एक्शन प्लान में, हमें अपने मदरसाज में रिफॉर्म्स लानी थी, हमने अपने सोसाइटी के अंदर पे, लेकिन हम फिर दोबारा जीरो पे आ गए, बल्कि माइनस में चले गए हैं। तो मैं ये बात कहता हूं कि जब पाकिस्तान को, देखिए ना, ये सोच कब खत्म होगी अली साहब, कि अगर मेरी हुकूमत है तो ठीक है, अगर मेरी हुकूमत नहीं है तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, अगर मेरी हुकूमत है तो आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, अगर मेरी हुकूमत नहीं है तो आर्मी चीफ मीर सादिक होता है, अगर मेरी हुकूमत है तो इंडिया मेरा दुश्मन है, अगर मेरी हुकूमत नहीं है तो जो मोदी अपलोड करता है वीडियो सकूते ढाका पे, वही मैं करता हूँ। ठीक हो गया आमिर साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए बड़ी देर से कहा जा रहा है, कता कलामी की माजरत, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर जी। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नदीम गोई साहब, चौधरी साहब ने भी और बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने भी, दोनों की मुतफ़िक़ा राय ये है कि ये जो दहशत गर्दी के वाक़यात में अब दोबारा से एक हमने देखा है कि इजाफा होना शुरू हुआ है, इसके पीछे वो आपकी हुकूमत का फैसला था कि जिसमें वहाँ जो आपकी तरफ से लाए गए लोग थे जिनको इजाज़त दी गई, लाने से मुराद ये कि इजाज़त दी गई वापस आने की, ये उस फैसले के नतीजे में सब हो रहा है। यानी कि जिम्मेदार कसूरवार आप और आपकी जमात और आपकी उस वक्त की हुकूमत है। अली साहब, नूरुल हसन तनवीर साहब की जितनी मैंने गुफ्तगू सुनी आपसे, जिस तरह ये गुस्से में आए, सीखपा हुए, जज्बाती हुए, ये बिल्कुल मौजूदा हुक्मरानों के मिजाज की सही इन्होंने अक्कासी आज की है। इनकी गुफ्तगू सुनकर पता चल जाता है कि गवर्नमेंट की, मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। ये बिल्कुल अपने कायदीन की उसमें कायदीन के साथ, इस्ताकामत के साथ खड़े हैं। यही वो रवैया है जिसने पाकिस्तानी कौम को इनसे दूर कर दिया। ये इक़्तिदार में तो हैं, लेकिन इनके पाँव के नीचे रेत है। ये वो लोग हैं जो वो आपके रवैयों की बात करते हैं, वो आपके मैं रवैयों वही गुजारिश आपसे कर रहा हूँ ना जी। देखें, 16 माह से ये इक़्तिदार में है, 16 माह ये इक़्तिदार में रहे। जब PDM की गवर्नमेंट थी, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई। केयर टेकर गवर्नमेंट के सारे किरदार, जितने वज़रा और जितने वज़राए आला और जितने प्राइम मिनिस्टर्स थे, वो सब अब इनकी टीम का हिस्सा है। अब 7-8 माह से ये हुक्मरान है। तो अगर ये इतने ही कमजोर और बेबस हैं कि एक शख्स की उस वक्त की पॉलिसी, और इनको मुझसे ज्यादा पता है, आप भी बेहतर समझते हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में सारी पॉलिसियां नहीं बनाता, पॉलिसियां यहाँ रियासत बनाती है। पॉलिसियां रियासत पाकिस्तान की बनती है, और बिलखुसूस अफगानिस्तान के
खारजा पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी और दीगर जो पॉलिसीज हैं, अगर आसिफ जरदारी साहब शिकवा करें शहबाज शरीफ साहब से कि जी बजट में आपने हमसे कोई मशवरा नहीं किया, और शहबाज शरीफ साहब जवाब ये दें जी मुझसे किसी ने मशवरा नहीं किया, तो खेल तो सारा लोगों के सामने हो रहा है। तो अब ये बड़े लेम एक्सक्यूजेज हैं, ये बहाने हैं, और ये वही काम है कि आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी नहीं करनी, अपने उस मुखालिफ को जिसकी पूरी क्यादत को इन्होंने जेलों में डाला हुआ है। और ये वो लोग हैं जो खुद इन सारे मराहिल से गुजरे हैं, ये विक्टिम रहे हैं इस चीज के। लेकिन हमारे मुल्क का एक अलमिया ये है कि जब अपने साथ नाइंसाफी होती है तो आदमी बड़ा सीखता होता है, बड़ा चीखता चलाता है। जब अपने मुखालिफ के साथ वही रवैया अख्तियार करता है, वो समझता है मैं हक पर होता हूँ। लेकिन काश निज़ाम कुदरत का एक उसूल है कि दिन बदलते हैं, दिन तो बदल जाने हैं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि ये सब इकट्ठे होकर इस सारे ये सब भी सिर्फ क्यों, आप भी साथ में क्यों नहीं शामिल हो जाते? ये तो नेशनल इशू है ना। देखिए मैं गुजारिश करूं, अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी बनाएगी तो हम कौन सा इनसे बाहर है। अगर पंजाब के 23 लोग शनाख्ती कार्ड देखकर बसों से उतार कर कत्ल कर दिए जाते हैं, हमारा मुल्क है, बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, हमारे भाई हैं वो। यहाँ पंजाब में, सिंध में, केपी में बहुत सारे बलूचिस्तान से आए हुए बलोच जहाँ बसते हैं, चूंकि उनका मुल्क है। क्या बलूचिस्तान के किसी शख्स के साथ पंजाब में, सिंध में या केपी में ऐसा सलूक देखा आपने आज तक? ये हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, और हमारा दुश्मन जो हमसे 7 गुना बड़ा है ताकत में, आबादी में, जो हमें विरसे में मिला है दुश्मन, ये सब ताने बाने वही मिलते हैं। आपने जब कलपोशर को पकड़ा तो उसकी सारी एक्टिविटी बलूचिस्तान में थी, ईरान के बॉर्डर पे थी। लेकिन चूंकि हुक्मरान ज़िनी तौर पे इस एक बात पर कायल है कि उन्होंने पहले अपने उस सियासी मुखालिफ की बेखनी करनी है, अपने उस सियासी मुखालिफ को दीवार में चुनना है जिसने इनको पाकिस्तान की आवाम के सामने एक्सपोज कर दिया। ये जो म्यूजिक चेयर का खेल खेल रहे थे, ये पहले तू फिर मैं, अब तेरी बारी या मेरी बारी, 40 साल से 85 से यही गेम पाकिस्तान में चल रही थी। जो जमात अपनी शहीद लीडर के कातलों को इन्वेस्टिगेट ना कर सके, प्रोब ना कर सके, ना पकड़ सके, और वो इतने बड़े बड़े भाषण दे, तो फिर आपको पता है लोग इसलिए तो इनकी किसी बात पर एतबार नहीं करते। अच्छा देखिए, आप, मैं सुन रहा था जी, अभी खैर वो तो बात जो है सारी चल रही है, लेकिन अभी चौधरी साहब ने एक और बात भी कही है कि जी आपकी अपनी पार्टी की जो इख्तलाफात हैं वो आपसे संभाले नहीं जा रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब को जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि जी ये जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म किया जाए। तो आपकी पार्टी के अंदर तो लगता है कि जो आप खुद कहते थे कि जी ये नून से शीन निकलेगी, वो आपकी अपनी पार्टी में लग रहा है कि एक दूसरे से लोग एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं। भाई अब नून से तो नून भी निकल गई है, शीन भी निकल गई है, मीम भी निकल गई है। मोहम्मद जुबैर कौन है? शायद खाकान अब्बासी कौन थे? मिफ्ता इस्माइल कौन थे? महताब अब्बासी कौन थे? कितनी बड़ी तादाद है पीएमएलएन की उस वक्त की लीडरशिप की, जो 2013 से 18 तक इनके प्राइम मिनिस्टर रहे हो, इनके फेडरल मिनिस्टर रहे हो, इनके इनके की पोस्ट पर जो बंदे थे वो अब इनको छोड़ तरीके इंसाफ तो एक बड़ी मुश्किल तरीन हालात से गुजर रही है। एक शख्स जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, वो कैद में है, वाइस चेयरमैन कैद में है, तमाम लीडरशिप कैद में है। क्या जेलों से सही इंफॉर्मेशन पहुंचने की गारंटी आप या मैं दे सकते हैं? मैं तो समझता हूँ जितने लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं वो खराज तहसीन के मुस्तहिक है। इतना बड़ा प्रेशर उन पे पार्टी वर्कर्स का भी है, साथ वो ये भी नहीं चाहते कि मौजूदा हुक्मरानों की उस ख्वाहिश की तकमील हो जाए जो इनके दिलों में बसती है कि जी हम कोई और मिनी 9 मई करवा के, और इन लोगों को जिस तरह से पहले इन्होंने साजिश की 9 मई की, या कोई और साजिश करके हम लोगों को किसी और शिकंजे में फंसाएं। तो तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप तो ड्यूअल चैलेंजेस को फेस कर रही है। वो इनका मुकाबला भी कर रही है, हुक्मरानों का मुकाबला भी कर रही है, अपने लोगों को भी मेंटेन कर रही है, और कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में जो आज हालात है उनमें बेहतरी आए। और मैं तवक्को रखता हूँ कि जो आज हुक्मरान है वो अगर अपने ज़हन में ये रख लें कि ये वक्त बदलना है, हर सूरत बदलना है, ये हो ही नहीं सकता कभी। ना जुल्म का दौर लंबा होता है, ना मुनाफकत का दौर तवील होता है, ना जबर का दौर। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बानी पीटीआई का ये कहना है कि जी इंसाफ किया जाए, इंसाफ होगा तो फिर बात भी होगी। तो मुल्क की खातिर जो इंसाफ ये मांगते हैं, कहते हैं जी जुडिशल कमीशन बना दें, ये कहते हैं कि जी जो भी कुछ है वो ओपनली हो, जिस तरह जनरल फैज़ हमीद के भी ट्रायल का कहते हैं कि जी ओपन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए।
तो एक दफा ये करके दिखा दें ताकि इनकी जो ये ख्वाहिश है, अगर इस ख्वाहिश को पूरा करने से, जो कि आपके पास डेफिनेटली शवाहिद तो आपके पास मौजूद होंगे ना, तभी आप ये सारी कार्रवाइयां और केसेस वगैरह भी होने हुए हैं, तो एक दफा इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए ताकि मुल्क की खातिर सब खुलकर सामने आ जाए, पूरी कौम देख ले कि पिछले 2 साल से कौन सच बोलता रहा है, कौन झूठ बोलता रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपकी भी और नदीम कुरैशी साहब की भी। नदीम कुरैशी साहब जो है ना, इज अ वेरी नाइस एंड गुड एक्टर। आई एम नॉट एन एक्टर। मैं मुझे गुस्सा आएगा तो मैं गुस्से से तेज बात करूंगा, अगर मुझे किसी के ऊपर वो नहीं इतराज होगा तो मैं आराम से बात करूंगा। आपकी और मेरी जिस तरह से आपने उससे सवाल किए हैं बगैर रोक टोक के उनको बोलने दिया है, मेरी ख्वाहिश भी यही है कि भाई आप मेरे साथ भी वैसा ही सलूक करें, बिल्कुल जो है वो वैसी ही बात करें। और ये कि जो कहना कि ये निज़ाम कुदरत है, ये निज़ाम कुदरत है, बिल्कुल निज़ाम कुदरत है। अल्लाह के फजल से दिन बदल गए हैं और वो लोग जो मुंह पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं इनके एसी उतरवाऊंगा, अब जो है ना वो सारी ख्वाहिशात उनकी वैसी की वैसी हैं। एसी भी मांगते हैं, उनको गर्मी भी लगती है, उनके कमरों में चूहे भी आते हैं। मियां नवाज शरीफ को जब इन्होंने वहाँ पे ये सांप जो है वो छोड़ते थे उनकी बैरक के पास, रोज उनको पकड़ा जाता था और फिर उन लोगों के साथ जुल्म करते थे और ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो लोग हैं कोई छोड़ के चला गया मुस्लिम लीग नून को। वो मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबात के बाद की बात है जो 4 बंदों ने इख्तलाफ किया है। और उससे पहले दौरान हुकूमत इमरान खान की हुकूमत के दौरान जितने भी इन्होंने फस्ताई हथकंडे इस्तेमाल किए, उसमें से कोई एक आदमी ख्वाजा साद रफ़ीक हो या सलमान रफ़ीक हो या शहबाज साहब के साथ हमजा शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम साहबा हों, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, अहसन इकबाल साहब हों, कोई एक भी ऐसा नाम नहीं है आप ले सकते जो उनको उस दौरान जो है मुश्किलात के दौरान जो उनको छोड़ के गए हों। तो ये इनकी बातें हैं, जैसे मर्जी बातें बनाते रहें, खुश होते रहें। और ये बात जो आपने की है कि इनको एक दफ़ा खुश कर दें, तो बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखें, जनरल फैज़ हमीद तो फौजी है, उनका एक अपना सिस्टम है, उसकी बात तो नहीं करता, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि इमरान खान के ऊपर जो है मुकदमा जो है ना वो चलना चाहिए और पूरी कौम जो है वो देखें और इनके करतूत जो हैं और इनकी जो हरकतें हैं उनको देखें। इस वक्त भी जो बयानियाँ झूठा बना रही हैं अलीमा खान और बुशरा बीबी, और जो ये ड्रामे जो कर रहे हैं और शोर डाल रहे हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, ये इल्ज़ामात लगाने की बजाय अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का दिफा करें। और मेरी ये ख्वाहिश है और मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इमरान खान का मुकदमा जो है वो खुली अदालत में चलना चाहिए और मीडिया के ऊपर चलना चाहिए। उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे और जो सबूत पेश किए जाए उसके खिलाफ, वो भी कौम देखे और ये जो उसकी नफी करे और कहे कि जी ये इल्ज़ामात गलत हैं, उसके जवाब में ये सबूत दे, वो भी पूरी कौम देखे, फिर हम देखेंगे। और ये देखें, ये बात करते हैं हमारी मुस्लिम लीग की, मियां नवाज शरीफ ने जो है जितने मुकदमात थे उनको खुद फेस किया। एक दिन ऐसा नहीं आया कि उन्होंने अपने मेंबरान असम्बली को कुछ कहा हो या उन्होंने अपनी जमात को कहा हो या उन्होंने वर्कर्स को कहा हो कि जी मुझे और ख्वातीन को अपनी जो है ना वो अपने सामने जो है ना एक शील्ड के तौर पे पेश किया हो। ये पीटीआई वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बीमार होकर मुल्क से बाहर चले गए, इमरान खान साहब बीमार नहीं अब तक हुए, वो जेल में बैठे हुए हैं, तो आपके ऊपर एक इल्जाम लगता है। आपको भी पता है और हमें भी पता है कि मियां नवाज शरीफ को इन्होंने मजबूरन, इसी इमरान खान ने उस वक्त वजीर आजम था, इन्होंने इजाजत दी उनको जाने की, ठीक है। और ये जो है इनकी ये ख्वाहिश है कि इनको भी जाने दिया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ इनको किसी सूरत में जाने नहीं दिया जाना चाहिए। और ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनकी ख्वाहिश है कि मुझे जो है ना वो दिया जाए। और फिर ये एनआरओ की बातें करते थे, ये एनआरओ खुद मांगते हैं, एनआरओ खुद चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनके अलकादर ट्रस्ट के जो पैसे हैं जो इन्होंने घपला किया है वो ना पूछा जाए। ये चाहते हैं कि अभी कहते हैं जी कि वो जी अपना तोशा खाना में बाकी लोग, चौधरी साहब बताएं ना जरा, अलकादर ट्रस्ट में क्या घपला किया, जरा बता दें, वो पैसे कहाँ हैं?
किसके पास गए हैं पैसे? अल कदर आप आदर हुकूमत ट्रस्ट में गाँव घपला थे। ये किया है। सुने नहीं, जिनके कुरैशी गाँव साहब में सुन लो, फिर उनके हौसले गाँव सुन में लो। नदीम कुरैशी साहब सुन लें घपला ये आपने किया है, जो कहा सुन लें। सुन ले, घपला ये किया है उन्होंने मलिक रियाज से 190 मिलियन जो रिलीज किए हैं, उसके इवज जो है ये सैकड़ों एकड़ अराजी जो है वो हासिल की है, और उनसे ये चंदे के नाम के ऊपर पैसे लिए हैं, ये उन्होंने किक बैक्स लिए हैं। ये इमरान खान का घपला है। और अगर आप इसको 190 इसको बिलियन सुप्रीम कोर्ट जो है ना में मानने मौजूद के है, लिए हुजूर। तैयार नहीं है, फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है, फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। फिर अच्छा, आप ये जो लोग अभी जानते ये हैं आपने कि जो अभी इमरान किकबैक्स खान की को बात ऐसी की है ना, तलाश। मैं इस पर हमें आमिर अल्लाह हसन की साहब, हिफाजत चाहिए, मैं आमिर अल्लाह की हसन साहब की हिफाजत तरफ चाहिए। जाता हूं जी। जी। अभी वक्त है ना जी, वक्फे के बाद आकर आमिर हसन साहब से बात करूं? अच्छा जी, आमिर हसन साहब एक वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं फिर आपकी तरफ मैं आऊंगा जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए आमिर हसन साहब, ये किकबैक्स वाला जो मामला है, ये आपकी पार्टी की क़यादत पे भी इल्जाम लगता रहा है, पीटीआई पे भी अब लग रहा है, ये अलकादर ट्रस्ट में खास तौर पे, और पीएमएलएन की क़यादत पे भी लगता रहा है। तो ये इसका कोई नतीजा निकलता नहीं है, तो फिर क्या हम इस बात को, इस इल्जाम को निकाल दें बाहर और इस पर बात ही करना छोड़ दें, या अगर होता है तो फिर साबित कौन करेगा? कभी साबित भी तो नहीं होता। देखिए अली भाई, अब साबित करें ना, हम पे अगर किकबैक्स के इल्जामात लगे हैं तो हमने तो 14 साल फिर उसके जेलें भी काटी है ना, और बाइज्जत बरी हुए हैं। अब कोई 6 महीने की जेल और साल की जेल का मुकाबला तो ना करे ना कि हम नहीं भागे। कोई 14 साल काटेगा तो फिर हमसे बात करे ना आके, फिर कहे कि क्या किकबैक्स के ऊपर माफी होनी चाहिए। केसेस हम तो कहते हैं कि अब केसेस से उसी तरह केसेस, इन्हें तो बड़ी रियायत मिलती है, इनकी बेल हो जाती है, इनकी सुनी जाती है। हमारा तो आपके सामने है, मैंने तो रख दिया 14 साल सजा के बगैर जेलें काटी हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अलमिया है और सबने ऐसा किया है। जब खुद पे इल्जाम आते हैं तो फिर सारे लोग कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल पाक साफ हूँ, लेकिन हाँ दूसरों पे मैं इल्जाम लगाऊंगा। देखिए ये पाकिस्तान की एक तलख हकीकत है। अभी कुरैशी साहब फरमा रहे थे बहुत सी चीजें, एक तो उन्होंने मोहतरमा का कहा, ये इनका पुराना ताना है कि देखिए प्रोब नहीं किया। प्रोब हो चुका है, इंटरनेशनल प्रोब भी हो चुका है, यूएन ने आगे प्रोब किया है, बीबी की असैसिनेशन में रिपोर्ट भी है। अब जो कातिलों को सजाएं हैं वो काम अदलिया का है, वो हुकूमतों का नहीं होता। और उसमें तो हम खुद बिलावल साहब, आसफा बीबी, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि आप करें। और हमें तो इंसाफ वैसे भी रियासत को देर से देने की आदत है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को भी जो बचा कुचा इंसाफ मिला है, 45 साल लगे हैं नवासे को जाके इंसाफ मांगते हुए। तो हमारा तो उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। तो प्रोब कर चुकी है गवर्नमेंट, सजाएं देनी है अदलिया ने, अब उनके जिम्मे का काम है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर फैसला साजी कहाँ पे होती है। भाई फैसला साजी बिल्कुल मैं मानता हूँ, जो इदारे तगड़े हैं, लेकिन मैं अब आपकी हुकूमत के 4 साल, और आप अली मुमताज साहब फौरी जाइएगा, अपनी रिकॉल कीजिएगा सारी चीजें, कि क्या इनके वजीर रोज नहीं कहते थे कि हम एक पेज पे हैं, और फिर उसकी दलालत पे आइए कि जो इनके प्रोग्राम होते थे उसमें ये लोग मतलब इनकी मीटिंग होती थी आर्मी चीफ की, ISI चीफ की, बनी गाला के ग्राउंड्स के अंदर, आपको तस्वीरें याद होंगी। कोई नोट लेने वाला नहीं है। अच्छा, ये एक पेज ने इन तीनों के नेक्सस में पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया है, बाजवा, फैज और इनका सरगना इमरान खान न्याजी, इनके नेक्सस में पाकिस्तान वो तो का कहते हैं जनरल बाजवा ने हमें भी नुकसान पहुंचाया। वो तो आखिरी महीने पहुंचाया होगा ना। 4 साल इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान को पहुंचाया है, इकोनॉमी बर्बाद की है। आज आप कहते हैं जितने भी फैसले हैं बर्बादी, IMF के साथ बदतरीन एग्रीमेंट इन्होंने किया, उस एग्रीमेंट को तोड़ा। IMF की रिपोर्ट आ चुकी है कि बदतरीन पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां से खत्म हुई है, उससे आपको पता चल जाएगा। फिर पाकिस्तान को डिफॉल्ट फिर आ गया है। तो पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर का जितना मसला है, इन तीनों का मैं पहले फैज हमीद का बता चुका, अफगानिस्तान के अंदर से ये फाइटर लाना और सब करना, और बाजवा तो इनके आगे शायद सरेंडर करके बैठा हुआ था, ये जरूर था। तो मैं समझता हूँ कि आपके सामने, क्या आपने कभी हमारी मीटिंग ऐसी देखी है जो बगैर नोट्स के हो? हमने जरदारी हाउस में बुलाया हो आर्मी चीफ को, ISI चीफ को, और खुले में जाके बैठ गए हो, कोई नोट लेने वाला नहीं है, जो मर्जी फैसले होते रहे 4 साल, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। आपने पाकिस्तान मैंने दोनों को सुना, और मुझे सबसे कम टाइम
मैं आपकी तरफ दोबारा फिर आऊंगा अभी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल का बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क हो गया। आज आपको अगर ये हाइब्रिड प्लस या हाइब्रिड हुकूमत लगती है तो आप ही ने तो इसे काम शुरू किया था। पॉलिटिकल स्पेस किसने कम की है? पार्लियामेंट का रोल किसने कम करवाया है? कौन वजीर आज़म कहता था कि मैं ISI चीफ के जरिए इजलास बुलवाता हूँ, मेंबर लाता हूँ, इत्तेहादी लाता हूँ, बजट पास करवाता हूँ? तो आपने पॉलिटिकल स्पेस को कम किया, पॉलिटिकल स्पेस को कम किया। तो आइए अब बैठे और अपने फैसलों पे शर्मिंदा हो, नदामत करें, इसके बजाय कि आप फिर उठ के जवाब देने की कोशिश करते हैं। आपने बेड़ा गर्क किया है, आपने बाजवा की गोद में बैठ के और फैज हमीद के जरिए मुल्क का जो हाल किया है, आज वो सारा पाकिस्तान उसे भुगत रहा। ठीक है, मैं प्रोग्राम का लास्ट राउंड जी, उसके बाद आखिर में एक दफा फिर आपके पास आऊंगा। आमिर हसन साहब, चौधरी साहब, आपकी तरफ आते हुए, ये आप कानून साजी करके एक्सटेंशन देने जा रहे हैं, काजी फायज ईसा साहब को मुद्दत मुलाजमत में तोसी होने जा रही है, या कानून साजी करके तरीकेकार बदल रहे हैं कि जी टॉप 5 गो के ये आईनी तरमीम से ही हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है, आपके पास अभी 2/3 अक्सरियत तो है नहीं, तो कैसे करेंगे आप? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान में अमन व अमान कायम करने के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान को जो मुमकिना इक़दाम उठाने चाहिए उनको उठाने चाहिए और वो उठाएं। ये जजेस की मुद्दत मुलाजमत से पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाएगी। और ये बिल्कुल आपके सामने है। इस वक्त जो इमरान खान ने जो उनके हमायत याफ्ता जज हैं, जिन तरह के वो फैसले दिए उन्होंने जो दे रहे हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। 2/3 अक्सरियत के बगैर कैसे करेंगे चौधरी साहब? उनका देखें 2/3 अक्सरियत भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातें जो हैं और जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को मिलाएं तो उनके साथ 2/3 अक्सरियत बन जाती है, सेनेट में भी बन जाती है और नेशनल असेंबली में भी बनती है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, आने वाली नस्ल की बेहतरी के लिए हमें हर तरह से तावन करना चाहिए। नदीम कुरैशी ने बाकी तो बहुत सारी फजूल बातें की, वही पुरानी जो इन्होंने रटी रटाई होती हैं, लेकिन उसमें एक बात उन्होंने बहुत अच्छी की जिसको मैं उनको शाबाश देता हूँ, और ये कि मुल्क तो आखिर हमारा है और हमारा अजली और अब्दी दुश्मन जो है भारत है, वो अफगानिस्तान में भी और उसमें और बलूचिस्तान में भी सारे खेल रहा है। हमें होश के नाखन लेने चाहिए और हमें सबको मिल बैठना चाहिए। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सब एक होके जो है। नदीम कुरैशी साहब, 2/3 अक्सरियत वो कह रहे हैं हम पूरी कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं ये 2/3 अक्सरियत पूरी करने के बाद यही करने जाएंगे, आइन साजी करेंगे, आइन साजी करके मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी, या फिर वो दूसरा तरीकेकार ये कि जिस तरह कहा भी जा रहा है कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस ना हो, किसी और को चीफ जस्टिस बना दिया जाए और वो भी आईनी तरमीम के जरिए। जी नदीम कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब, लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी आमिर हसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। सर, आप इसको ये डिफेंड करेंगे? जरदारी साहब भी गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ मुलाकात के लिए। देखिए, पीपल्स पार्टी का जो रोल है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए और इदारे अपने फैसले। अब देखिए, जैसे इंतशार फैलाया जा रहा है, इस वक्त जुडिशरी के अंदर है पाकिस्तान में खामी ऐसे हुई है कि आपको पता है, जज से पता चल जाता है कि जज किसकी सपोर्ट करेगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि जज देख के फैसला क्या होगा तो कानून किधर, ये मसला तो ज्यादा बेहतर हल तो ये है। ठीक है, गवर्नमेंट अपने तौर पर जो कोशिश करेगी उससे बांधने होंगे बहुत के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल मुल्क को इस वक्त जरूरत है। और आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, यहाँ पे अपने फैसले करें, बाद में इन्हीं की क़यादत में तमाम इदारे बैठे। चीफ जस्टिस को भी वो बुला सकते हैं, आर्मी चीफ को भी वो बुला सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी वो बुला सकते हैं। तो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए अब बड़े फैसले करने पड़ेंगे। एक दूसरे के ऊपर डालेंगे। पेट्रोल क्या इनके दौर में महंगा नहीं था यार, आज इनकी हुकूमत आ जाएगी सस्ता 100 रुपए हो जाएगा। झूठ है सर। इसके लिए बैठ के बातें करें, मुल्क को दहशतगर्दी का और मुल्क को एक फ्रेजाइल इकोनॉमी का सामना है, इसकी स्टेबिलिटी के लिए
मिल बैठना होगा। ठीक हो गया। इसके अंदर आग लगी में तेल ना डालें। ठीक है आमिर रसूल साहब, आई हैव बीन आस्क्ड टू क्लोज द प्रोग्राम की ड्यूरेशन आज के प्रोग्राम के लिए बस इतनी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। नदीम गुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा फिर आना चाह रहा था, लेकिन आपके साथ जो ऑडियो की कनेक्टिविटी है वो नहीं हो पा रही थी, इसलिए आपकी तरफ नहीं आ सका। और चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।